गवर्नमेंट जो है वो बोरो क्यों करती है? तो देयर आर मेनी रीजंस. पहला, टू मीट द बजटरी डेफिसिट. सबसे इंपॉर्टेंट रीजन एक्चुअली. बजटरी डेफिसिट मतलब क्या होता है? एक रेवेन्यू पार्ट होता है, एक एक्सपेंडिचर पार्ट होता है. तो अगर एक्सपेंडिचर पार्ट रेवेन्यू पार्ट से ज्यादा हो तो उसको हम लोग कहते हैं फिस्कल डेफिसिट. अगर रेवेन्यू पार्ट हमारे इस पार्ट से ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर पार्ट से ज्यादा हो, तो उसको कहते हैं फिस्कल सरप्लस. और अगर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर सेम हो तो उसको कहते हैं फिस्कल बैलेंस फिस्कल. ओके, तो ये सब तुम लोगों ने अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, डेफिसिट, सरप्लस, बैलेंस, ये सब. तो अगर बजटरी डेफिसिट रहा, यानी कि बजट में इफ देयर इज डेफिसिट, मतलब if my expenditure is more than what I have in my revenue section, then we need public borrowing. In that case, government borrows money from the public. Okay, many a time the revenue from taxation and other sources of revenue may fall short of its current expenditure. In such cases, the government requires short period loans. Now here, government is requiring loans, okay, to cover the gap between the current revenue and the expenditure. For instance, now this is crucial. For instance, in 1980s, the government in India was borrowing to meet the current expenditure deficit because its current expenditure exceeded its current revenue. 1980s में ऐसा हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उधार लिया था पैसा, ठीक है, टू फाइनेंस वॉर. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? अरे ये क्या हो गया? टू फाइनेंस वॉर. फाइनेंस वॉर मतलब क्या होता है कि समझो अगर अचानक से वॉर का नोटिस आ गया कि हम लोग लड़ाई करेंगे, तो उतना पैसा गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखती है कि ये पैसा लड़ने के लिए है. कोई इंसान कोई लड़ने के लिए पैसा रखता है क्या? कि हम लोग बजट हम लोग घर में जब अपना सिक्योरिटी पैसा रखते हैं, इमरजेंसी पैसा, तो किस चीज के लिए रखते हैं? इमरजेंसी के लिए, हेल्थ के लिए, या फिर समझो दवाइयों के लिए. कभी घर में अलग से पैसा रखा है कि अगर घर में डाकू आए तो बंदूक खरीदने के लिए इस्तेमाल होगा? ये सोच के कभी घर में किसी ने पैसा रखा है? क्या क्या सुने नहीं, फिर से बोलिए. मतलब हम लोग घर में पैसा रखते हैं अलग से, तो किसके लिए रखते हैं? मेडिकल सर्विसेज के लिए, दवाइयों के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, इन सब चीजों के लिए हम लोग पैसा रखते हैं. कभी किसी ने अपने घर में जरूरत के समय बंदूक खरीदने के लिए पैसा रखा है कि ये पैसा संभाल के रखो, जरूरत के समय बंदूक खरीदेंगे इससे, या जरूरत के समय बॉम्ब खरीदेंगे इससे? नहीं. तो मारपीट करने के लिए कोई पैसा नहीं रखता है. उसी तरह गवर्नमेंट भी वॉर करने के लिए अलग से पैसा नहीं रखती है, ठीक है. वॉर उसके बजट में होता ही नहीं है. सब गवर्नमेंट चाहता है कि वॉर ना हो, लेकिन अगर वॉर का सिचुएशन आ गया तो इन दैट केस पब्लिक डेट का करना पड़ेगा, पब्लिक से पैसा उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि उतना तुरंत में समझो टैक्स बढ़ा दिया मैंने, टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो वो शॉर्ट रन में 1-2 घंटे में वो नहीं हो सकता. उसके लिए उधार लेना ही पड़ेगा, और ये उधार जनरली दूसरे कंट्रीज से आता है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बहुत उधार सब कंट्रीज ले रहे थे, ठीक है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो ऐसा हुआ था कि यूएसए जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसको लड़ना भी नहीं था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएस नहीं लड़ना चाहता था, वो बस जो एलाइड पावर्स था उसको पैसों से मदद करता था, यानी कि पैसा भेजता था उसको लड़ने के लिए, हथियार खरीदने के लिए या खाना खरीदने के लिए यूएस पैसा भेजता था. यूएस का कोई मन नहीं था लड़ाई करने का. लेकिन हाँ, जापान को थोड़ा खुजली था, तो जापान ने एक दिन यूएस का जो पर्ल हार्बर था उस पर जाके बम गिरा दिया, तो यूएस बमक गया. बोला कि हाँ रे छोटा सा है तुम, हम पे बम गिराएगा, रुको. तो वो फिर युद्ध में कूदा, और उसके बाद 2 गो ऐसा बम बनाया तो पूरा जापान को उड़ा दिया, ठीक है. तो अब तीसरा पॉइंट क्या? फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्लान्स. डेवलपमेंट प्लान फाइनेंस करने के लिए अक्सर होता है कि कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट हम लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है वो करने के लिए. एक्सक्यूज मी. Okay. So sometimes it happens that government wants to do a development project, but they don't have the money to do that. In that case, public borrowing is very important.
Next, provide foreign exchange. This is also crucial. समझो, now let me present a scenario. Suppose you want to import something from. भैया आपका शेयर स्क्रीन बिगड़ गई है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो विनीत? हेलो हेलो, बोलो क्या बोल रहे हो? बोल रहे थे आपका शेयर स्क्रीन बिगड़ा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिख नहीं बहुत रहा है? हेजी है। बाकी लोग को भी नहीं दिख रहा है क्या शेयर? नहीं पूरा मत क्या सब तो दिख रहा है? दिख रहा है? जाते क्या भैया का शक्ल ना दिख रहा है? नहीं चाय मेरा पी रहे हैं। शक्ल देख के क्या करोगे? सकता। शेयर्ड स्क्रीन। वो अच्छा, 1 मिनट। अरे दिख रहा है। उसका नेट का कोई इशू होगा। Now let me present a scenario. Suppose a country wants to import from Australia, okay, but ऑस्ट्रेलिया से अगर खरीदना है तो हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा, और सपोज मेरे पास डॉलर्स नहीं है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से खरीदना बहुत जरूरी है, तो इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग? अमेरिका से पब्लिक बोरो किया, हम लोगों ने पब्लिक बोरोइंग किया, अमेरिका से उधार लिया पैसा, डॉलर्स, और वो डॉलर से फिर हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से जो हमें खरीदना था वो खरीदा, इंपोर्ट किया। तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी हम लोग पब्लिक बोरोइंग करते हैं, गवर्नमेंट। तो चेक रिसेशन। व्हाट इज रिसेशन? रिसेशन मतलब एक ऐसा ऐसा सिचुएशन बिजनेस साइकिल का जहाँ पे बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, यानी कि जो पब्लिक ग्रेट डिप्रेशन के बारे में मैंने बताया था, जो जर्मनी में आया था, राइट? इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लो आउटपुट, ये सारा सिचुएशन को रिसेशन कहते हैं। इस टाइम में गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, and that is very Keynesian in its own sense. For meeting unforeseen expenses. Unforeseen expenses मतलब जैसे कहीं पे बाढ़ आ गया, तो कभी क्या हम लोग चाहते हैं कि क्या बाढ़ आ जाए? नहीं चाहते, ये आ जाता है। बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, तो इसमें क्या होता है कि काफी लोगों का जान चला जाता है, काफी लोग बेघर हो जाते हैं, वापस उस जगह को बनाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत पैसा की जरूरत पड़ता है, तो वो पैसा गवर्नमेंट का बजट में नहीं रहता है। कभी कभी कोई लिखेगा अपना बजट में कि अच्छा, ऐसे कभी मैं लिखूंगा अपने घर के बजट में, ठीक है इस बार मैं इस महीने 10,000 रुपये बचा के रखता हूँ, क्यों? क्योंकि इस महीने मैं चाहता हूँ मेरा घर कहीं ना कहीं से टूट जाए, फिर मैं उसका ट्रीटमेंट कराऊं। ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। तो उसी तरह गवर्नमेंट भी नहीं सोचता है कि सुनामी आएगा, बाढ़ आएगा, उसके लिए पैसा रखा जाए। सोच सकते हैं, लेकिन अगर नहीं टूटा तो पैसा सेव हो जाएगा, सोच सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा हम लोग प्लान कर सकते हैं हम लोग। रुको, अब यहाँ पे सोच तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो बजट है हमारा, वो क्या है ना, लिमिटेड है। हमारे पास पैसा लिमिटेड होता है, हमारा इनकम फिक्स रहता है। अगर वो 10,000 रखने के लिए तुम अपना मेडिकल एक्सपेंसेस 5,000 कट कर रहे हो, दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। हो सकता है किसी मंथ में मतलब क्या हुआ कि मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा लग गए, और इंसान तो घर में पैसा नहीं रखता है, इंसान तो पैसों को सोशल स्कीम में रखता है, सिक्योरिटी स्कीम में। जब अगर वो हुआ तभी उससे पैसा निकलेगा। जो लोग पैसा सेविंग्स करता है वो लोग अपने घर में थोड़ा ना रखता है पैसा, वो लोग पैसा को बॉन्ड्स बना के रखता है, ताकि कोई दूसरा चीज से टेम्पटेड होकर उस पर खर्च ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, तुमने सोचा है कि नेक्स्ट ईयर तुम एक हार्ले डेविडसन खरीदोगे, तो उसके लिए तुमने पैसा सेव करना शुरू किया, तो तुम अपने पैसों को अपने घर पे नहीं रखोगे, तुम उसको बॉन्ड बना के बैंक के साथ रखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है बैंक अगर घर में पैसा रहेगा तो हार्ले डेविडसन का पैसा का जो स्टॉक तुम जमा कर रहे हो, कभी कभी तुम्हारा मन किया कुछ दूसरा कुछ करने का, तो उससे पैसा निकाल के तुम खर्च कर दिए। उससे समझो तुमको मन किया कि तुम हम सबको डोमिनोज में पार्टी दोगे, तो तुमने क्या किया, अपने हार्ले डेविडसन वाले पैसा को निकाला, हम लोग को पार्टी दे दिया। तो इससे क्या हुआ? तुम्हारा तो सेविंग्स हुआ नहीं। तो जो सेविंग्स करते हैं प्रॉपरली, वो बॉन्ड्स के फॉर्म में सेविंग करते हैं, ताकि उसको तोड़ा ना जा सके जब तक वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं आ जाता है तब तक। तो अगर मैंने ये सोच के 10,000 रुपए बॉन्ड्स बनाए हैं कि मेरा घर टूटेगा मैं फिर उसको रिपेयर करूंगा, and that is not a wise decision because I cannot break that money into liquid terms if my house does not get broken. समझ में आया? हाँ भाई। भैया क्या हुआ? भैया कितना देर चलेगा? मेरा चार्ज खत्म हो गया।
मैं बस थोड़ा देर रुक जा। हाँ अच्छा, भैया रुक रहे हैं। बहुत ही वाहियात चाय है ये। चैप्टर इज वेरी लॉन्ग अनीशा, चैप्टर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, अच्छा भैया। टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट इज नॉट इन योर सिलेबस। मेथड ऑफ डेट रिडम्पशन, कि डेट को रिडम्पशन कब किया जाए, यानी कि वापस चुकाना है, किस तरह से पैसा वापस चुकाया जाता है। पहला है repudiation of debt. Repudiation means refusal to pay a debt by the government. When the government repudiates debt, it does not recognize its obligation to pay them. कभी-कभी होता है कि गवर्नमेंट पैसा वापस नहीं करता। It refuses to pay the interest as well as the principal amount of debt because of financial constraint. तो ये पब्लिक भी करता है और ये कंपनीज भी करते हैं। जैसे रिलायंस टेलीकॉम उधार में है लेकिन बोल रहा है कि हम लोग पैसा नहीं चुका सकते, क्यों? पैसा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा होता है। ये जनरली हुआ था सोवियत रशिया के साथ। रशिया को मतलब पूरा बेवकूफ बनाया था यूएस ने। क्या हुआ कि 1957 में, आई गेस 1957 में रशिया ने सबसे पहली बार सैटेलाइट भेजा था स्पेस पे, ठीक है, जिसका नाम था स्पुतनिक 1, आई गेस। और यूएस भी इस पे काम कर रहा था लेकिन भेज दिया रशिया ने। और ठीक 2 महीने बाद एक और सैटेलाइट भेज दिया, तो यूएस का पूरा जल के एकदम खाक हो गया था। तो यूएस अपना काम करने लगा, यूएस भी एक सैटेलाइट भेजा। 4 साल बाद यूएस क्या बोल रहा है कि हम लोग चांद पे जा रहे हैं। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग का एक वीडियो आया कि वो चांद पे गया। अब वो चांद पे गया था कि नहीं गया था, इस पे काफी अटकलें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वो चांद पे नहीं गया था और साइंटिफिक प्रूफ भी है कि वो चांद पे नहीं गया था। लेकिन क्या तुम लोग मुझे इकोनॉमिक सेंस में बता सकते हो कि इस चीज से रशिया कैसे बैंकरप्ट हो गया? इकोनॉमिक सेंस में बताओ। क्या और एक बार पूछिए भैया। मतलब इस सिनेरियो से यूएस ने जो बोला कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को हमने चांद पे भेजा है, इस सिनेरियो से रशिया कैसे बैंकरप्ट हो गया, इसको इकोनॉमिक वे में बताओ। नहीं पता, रशिया ने पहले भेजा था। कोई और बता पाएगा? नहीं भैया। रशिया ने पहले भेजा था। रशिया ने कहाँ भेजा? यूएस ने बोला कि हमने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पे भेजा है, ठीक है। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पे भेजने का बात तो किया गया, एक वीडियो भी आया, लेकिन साइंटिफिक एक्यूरेसी बताता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे नहीं गया था, फॉल्सिफाइड था वो। झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया था यूएस ने कि हम लोग चांद पे गए हैं। क्योंकि चांद पे अगर गए तो कोई तो देखने नहीं जाएगा, ऐसे तो बगल का नुक्कड़ पे तो जा नहीं रहा कि अगर विश्वास नहीं होता है तो जाके देख लो है कि नहीं, चांद पे गया। तो इससे क्या हुआ ना, उस समय रशिया ने काफी पैसा अपने रॉकेट्स पे और अपने रिसर्च पे वेस्ट किया था चांद पे जाने के लिए, काफी पैसा। और इससे क्या हुआ कि काफी लोन आ गया उस पर, रशिया पे। और जब काफी लोन आया था उस पर तो वो उसने लोन पैसा चुकाने से वापस मना कर दिया था, इतना लोन था उस पर। तो इसे कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डेट। ओके, क्लियर? ओके। हाँ भैया। refunding is the process by which government raises new bonds to pay off the maturing bonds। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के केस में, अगर एक लोन चुकाना है दूसरा से फिर लोन ले उसको चुका दो। जैसे पाकिस्तान को अफगानिस्तान का लोन चुकाना था, पाकिस्तान ने चाइना से मांग लिया, उसको चुका दिया, ठीक है। चुकाने के बाद फिर से लोन किसका उठ गया? चाइना पे। इसे रिफंडिंग कहते हैं। डेट कन्वर्शन ऑफ पब्लिक डेट मींस चेंजिंग exchange of new debt for the old debt. In this method, the loan is actually not repaid, but the form of debt is changed. The process of conversion consists of converting a high interest debt into a low interest debt. The government might have borrowed at a time when the rate of interest was high, but if the market rate of interest falls, it may convert old high interest loan into a new low interest loan. The government is able to reduce the burden on debt thereby. समझो, अनीशा ने आयशा से पैसा लिया आज, ठीक है। अब बोला कि
10 साल बोला कि जब भी मैं चुकाऊंगी, टाइम नहीं बोला, मैं जब भी मैं चुकाऊं 5% रेट इंटरेस्ट पे चुकाऊंगी, ठीक है। तो आयशा ने बोला ठीक है 5% मिलेगा मेरे को। 10,000 रुपया दे रही है आयशा, 5% 10,000 का कितना होता है 5,000 रुपया, यानी कि आयशा को 10,000 प्लस 10,000 प्लस 500, सॉरी 5% होता है 500 रुपये, 10,000 रुपये प्लस 500 रुपया मिलेगा। आयशा इज वेरी हैप्पी। लेकिन अनीशा ने पैसा दिया 10 साल बाद। अब 10 साल बाद मार्केट इंटरेस्ट रेट 5% पे नहीं है, मार्केट इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है, क्या काफी कम हो सकता है। तो इन दैट केस कोई एक पार्टी को सफर करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट अब कम चुका है तो आयशा को लॉस हो जाएगा, समझो। इंटरेस्ट रेट अगर सॉरी अनीशा को लॉस हो जाएगा। अभी समझो इंटरेस्ट रेट अगर 10 साल बाद अगर इंटरेस्ट रेट 2% हो चुका है मार्केट में इंटरेस्ट रेट, लेकिन आयशा के साथ 5% का डील है, तो अनीशा को कितना देना पड़ेगा 500 रुपए। और अगर मार्केट में अनीशा लेती तो मार्केट में कितना देना पड़ता 200 रुपए। इन दैट केस आयशा को फायदा हुआ। और अगर ज्यादा हो जाता है इंटरेस्ट रेट तो अनीशा को फायदा होता है। तो कभी कभी होता है कि कोई कंट्री डेट को कन्वर्ट कर लेता है, समझो पहले बहुत पहले उधार लिया था, अभी फिर से उधार लिया, इंटरेस्ट रेट बदल चुका है, तो हाई डेट को लो डेट में कन्वर्ट कर सकता है गवर्नमेंट, इसे कहते हैं डेट कन्वर्शन। ओके, क्लियर? हाँ भैया। नॉन बजटरी सर, हाँ भैया हो रहा है, मैं पूछूंगा, देखो ना। बजटरी सरप्लस, समटाइम द गवर्नमेंट इज एबल टू जनरेट अ सरप्लस इन इट्स बजट, इट कैन यूज दिस बजट सरप्लस टू पे ऑफ इट्स डेट। कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट को सरप्लस होता है, यानी कि रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा हुआ, तो उस समय क्या करता है गवर्नमेंट, अपना पुराना उधार चुका देता है, ठीक है, इसे कहते हैं बजटरी सरप्लस। उसके बाद सिंकिंग फंड, sometimes the government establishes a separate fund known as sinking fund for the purpose of repayment of its debt। कभी-कभी कोई गवर्नमेंट ये फंड तैयार करता है, सिंकिंग फंड, कि ये फंड में एक पैसा हर महीना या हर साल आएगा ताकि इससे बाद में उधार चुकाया जा सके। स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी-कभी अपील करके इंटरेस्ट रेट कमाया जाता है कि अच्छा 5% इंटरेस्ट बोला था, हम 5% नहीं दे पाएंगे, कमा दो 2% कर दो, तो इस तरह से रीपे किया जाता है। उसके बाद कैपिटल लिवाई, capital levy refers to a very heavy tax on property and wealth. It is once for all tax imposed on capital assets of a certain value. A capital levy is just like a wealth tax that is imposed on the capital assets. It is imposed on rich and propertied individuals as a progressive scale. This system is suggested to pay off over time. ये क्या होता है, सिर्फ अमीर लोगों पे कुछ कंट्री लगाती है कैपिटल लेवाई। अगर कैपिटल ज्यादा है तुमको एक पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ेगा, उस टैक्स से क्या होगा, डेट क्लियर होगा। एक्सपोर्ट सरप्लस सेम काम करता है तुम्हारा बजट सरप्लस की तरह से। तो ये जितना भी प्रोसेस था ये सब लोन चुकाने का प्रोसेस है। इसके बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये मैं अगला दिन से कराऊंगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, पेज नंबर 307 से याद रखना, ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के बाद आई हैव फिस्कल पॉलिसी इन एक्शन, फिस्कल पॉलिसी इन इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आई थिंक 2 classes are required to complete the chapter, 2 more classes, okay. So I stop the class here today, we'll meet next on Thursday hopefully, and I will ask questions first and then we'll proceed with fiscal meaning, okay.